नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 23 फरवरी और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और ये कथन है जिम रॉन का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, साही का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन थे। ए, सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, बी, स्मार्ट एआई फॉर हेल्थ इंडिया, सी, सेफ एनालिटिक्स फॉर हेल्थ इंटीग्रेशन, या डी, सिस्टमैटिक एआई फॉर हॉस्पिटल इनोवेशन। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, इंडिया ज्वाइंस यूएस लेड टेक अलायंस टू बिल्ड सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। टॉपिक जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे तो भारत हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले तकनीकी आर्थिक गठबंधन यानी कि पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैक्स सिलिका है क्या। तो दरअसल ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यह उन देशों का एक समूह है जो मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषकर सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित, स्थिर और विविधीकृत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना चाहते हैं। पैक्स का अर्थ है शांति या स्थिरता, और सिलिका यानी सिलिकॉन की ओर संकेत करता है जो सेमीकंडक्टर उद्योग का मूल आधार है। और इसलिए पैक्स सिलिका का व्यापक उद्देश्य टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में स्थिरता और संप्रभुता स्थापित करना है। इस पहल का प्रारंभिक शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी स्थित यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित किया गया था और बाद में भारत ने औपचारिक रूप से इसमें प्रवेश किया। इस समूह में अमेरिका, भारत, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे कई देश शामिल हैं जो वैश्विक तकनीकी और खनिज आपूर्ति नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसी पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रियर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर है। ये दुर्लभ खनिज आधुनिक तकनीक की रीढ़ है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, सोलर पैनल, 5G नेटवर्क और मोबाइल फोन। यदि इनकी आपूर्ति बाधित हो जाए तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियंत्रण का उपयोग व्यापार और कूटनीतिक वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए किया है। इस स्थिति को वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है, यानी कि आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक हथियार की तरह प्रयोग करना। अमेरिकी प्रतिनिधि ने इस पूरे संदर्भ में ये कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन अत्यधिक केंद्रित हो चुकी है और देशों को आर्थिक ब्लैकमेल से बचने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण और विविधीकरण करना होगा। और इसी पृष्ठभूमि में पैक्स सिलिका को आर्थिक संप्रभुता की दिशा में सामूहिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब भारत के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि भारत के पास विशाल प्रतिभा भंडार है और वह विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है। भारत पहले ही सेमीकंडक्टर मिशन और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित उपलब्धता, तकनीकी सहयोग, निवेश और वैश्विक वैल्यू चेन में बेहतर एकीकरण का अवसर मिलेगा। रणनीतिक दृष्टि से ये कदम भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को सुदृढ़ बनाता है। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ चुकी है। जिस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सप्लाई चेन सुरक्षा भी राष्ट्रहित का विषय बन चुकी है। पैक्स सिलिका इसी पूरी व्यापक सोच का हिस्सा है। हालांकि चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि भारत की दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण क्षमता अभी सीमित है, खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन में संभावित कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं भी संभव है। इसके बाद भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह पहल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक संतुलन की दिशा में आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी और खनिज आपूर्ति प्रणाली में एक अधिक संतुलित, सुरक्षित और बहुध्रुवी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रयास है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, पंचायत लीडरशिप हेल्प्स बेला ग्राम एमर्ज एज फर्स्ट नेट जीरो विलेज। न्यूज को समझ लेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के विदर्भ क्षेत्र में स्थित बेला ग्राम पंचायत देश की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। नेट जीरो का मतलब है कि गांव से जितनी ग्रीन हाउस गैस निकलती है उतनी ही मात्रा में पेड़ लगाकर, सौर ऊर्जा अपनाकर और अन्य उपायों से संतुलित कर दिया जाए ताकि कुल उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाए। और ये उपलब्धि पंचायत के नेतृत्व और गांव वालों की भागीदारी से संभव हुई है। अब बेलग्राम के जो सरपंच उन्होंने ये समझाया कि जलवायु परिवर्तन का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।
खेती, पानी, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर। और इसलिए उन्होंने गांव में छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाए। शादियों और त्योहारों जैसे अवसरों पर 90,000 से अधिक पेड़ लगाए गए। इससे गांव में हरियाली बढ़ी और कार्बन को सोखने में मदद मिली। ऊर्जा के क्षेत्र में धुएं वाले पारंपरिक चूल्हों की जगह एलपीजी को बढ़ावा दिया गया। घरों, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन में सोलर पैनल लगाए गए, जिससे कि बिजली के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग शुरू हुआ। गांव में घर घर जाकर कचरा अलग अलग करने की आदत डाली गई और सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म किया गया। उनका कहना है कि अगर सही तरीके से सोचे तो कचरे को भी कमाई का साधन बनाया जा सकता है। बेला ग्राम को 2024 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिला है और ये दिखाता है कि अगर पंचायतें सक्रिय हो तो वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और इसी के साथ मुंबई जलवायु सप्ताह के दौरान अन्य राज्यों के कई उदाहरण भी सामने आए हैं, जिसमें कि केरल के पेरिनजानम गांव में बड़ी संख्या में घरों पर सोलर पैनल लगा करके बिजली कम किया गया और प्रदूषण घटाया गया। झारखंड के सियारी गांव में जल स्रोत को फिर से जीवित किया गया और सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब इन कामों में जिला खनिज कोष की मदद मिली, जो कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत बनाया गया और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है। बिहार और कर्नाटक में भी गाँवों ने तालाब, मिट्टी के बांध और भूजल सुधार जैसे काम किए ताकि सूखा और अनियमित बारिश जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। और इसी के साथ बेलग्राम का उदाहरण ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल बड़े देशों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि गांव और पंचायत स्तर से शुरू होकर ही सफल होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। तो न्यूज है PAC पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संकल्प स्कीम। जो टॉपिक है ये आपका स्कीम से रिलेटेड है, साथ ही साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है और एम्प्लॉयमेंट से भी संबंधित है। तो संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कौशल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसका नाम है संकल्प। तो संकल्प के धीमे और कमजोर कार्यान्वयन को लेकर सरकार की आलोचना की है। और आपको बता दें कि PAC वह समिति है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है और यह देखती है कि पैसे सही तरीके से और तय उद्देश्यों के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। अब संकल्प योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस और इसे अक्टूबर 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी थी और इसका कुल बजट जो है वो 4,455 करोड़ रुपए था। और इस योजना का उद्देश्य था अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना, बेहतर संस्थागत ढांचा तैयार करना, उद्योगों से बेहतर तालमेल बनाना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना। अब इस योजना को विश्व बैंक से 3300 करोड़ रुपए के ऋण, राज्य सरकारों से 660 करोड़ रुपए और उद्योग सरकार से 495 करोड़ रुपए की सहायता से चलाया जाना था। अब ये जो पूरी योजना है ये 2018 में शुरू हुई और इसे मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा करके मार्च 2024 कर दी गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया कि 2017 से 18 और 2023 से 24 यानी कि अक्टूबर 2023 के बीच कुल बजट का केवल 44% खर्च किया गया, यानी कि पैसा उपलब्ध था लेकिन उसका उपयोग सही समय पर नहीं हुआ। विश्व बैंक ने $250 मिलियन की पहली किश्त में से लगभग 1606 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे, लेकिन मंत्रालय दिसंबर 2023 तक केवल लगभग 850 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। और CAG ने यह भी कहा है कि मंत्रालय की तैयारी में कमी थी और कार्यान्वयन दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया। सभी घटकों में काम की गति धीमी रही है। और आपको बता दें कि संकल्प योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल देकर रोजगार योग्य बनाना था, लेकिन धन के सही उपयोग और निगरानी की कमी के कारण इसका लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। और ये मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय जवाबदेही और निगरानी प्रणाली की मजबूती की आवश्यकता को दर्शाता है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है न्यू IIT-M टेक्निक टू एक्यूरेटली मेजर ब्लड क्लॉटिंग टाइम विल हेल्प इम्प्लांट मेकर्स। जो पूरा टॉपिक है GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है, तो न्यूज को समझ लेंगे। तो चेन्नई में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अब इसके शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की जो रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट बनने का समय बहुत सटीक तरीके से माप सकती है। अब इस तकनीक को पेटेंट भी मिल चुका है। ये तकनीक खासतौर पर उन कंपनियों के लिए उपयोगी होगी जो स्टेंट, हृदय वॉल्व, कैथेटर जैसे चिकित्सा प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांट्स बनाती है।
लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि समस्या है क्या। तो जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि स्टेंट या कृत्रिम वॉल्व शरीर में लगाया जाता है तो वो सीधे रक्त के संपर्क में आता है। कई बार शरीर उस सतह पर प्रतिक्रिया करता है और रक्त जमने लगता है। अगर थक्का अधिक बन जाए तो मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी भी चिकित्सा उपकरण को बाजार में लाने से पहले यह जांचना जरूरी होता है कि वह रक्त के साथ कितना सुरक्षित व्यवहार करता है, और इसे ही हीमोकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है, यानी कि रक्त के साथ अनुकूलता। अब रक्त के थक्के बनने का समय मापने के लिए दो प्रमुख तरीके जो है कि उपयोग किए जाते थे, और वे पूरी तरीके से सटीक नहीं माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें मिलीसेकंड स्तर की सटीकता नहीं मिल पाती थी और परिणामों में भिन्नता आ सकती थी। और इसी कमी को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास की टीम ने ऑप्टिक्स आधारित नई विधि विकसित की। अब इस तकनीक का सिद्धांत बहुत सरल है। कोई भी प्रत्यारोपण योग्य उपकरण की सतह सामान्यतः रिफ्लेक्टिव होती है। जब रक्त उस सतह को छूता है और थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सतह की चमक या परावर्तन बदल जाता है और वो हल्की धुंधली हो जाती है। और इस बदलाव को एक अत्यंत संवेदनशील यानी कि फोटो डिटेक्टर द्वारा मापा जाता है। जैसे ही परावर्तन में बदलाव आता है, डिटेक्टर में वोल्टेज बदलता है। अब जिस समय यह वोल्टेज परिवर्तन होता है वहीं रक्त के थक्के बनने का सटीक समय माना जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह तकनीक मिलीसेकंड तक की सटीकता दे सकती है, और यह शोध रिव्यू ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नई विधि पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और क्वांटिटेटिव परिणाम देती है। इससे कंपनियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी सामग्री रक्त के साथ सुरक्षित है और कौन सी सामग्री थक्का बनने का अधिक जोखिम पैदा कर सकती है। इससे भविष्य में मरीजों में अत्यधिक थक्का बनने, जिसे कि थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, का खतरा कम किया जा सकता है। इस तकनीक का महत्व केवल चिकित्सा उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि कुछ बदलाव के साथ यही तकनीक पानी की शुद्धता जांचने में भी उपयोग की जा सकती है। पानी में सूक्ष्म अशुद्धियां भी सतह के परावर्तन को प्रभावित करती हैं, जिन्हें इस ऑप्टिकल सिस्टम से मापा जा सकता है, और इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग भी संभव है। यह तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा और सटीकता दोनों को बेहतर बनाने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, गवर्नमेंट अनाउंस 7 एडिशनल मेजर्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है, और न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस पहल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ताकि छोटे और मध्यम उद्यमों को निर्यात के क्षेत्र में आने वाली वित्तीय और संरचनात्मक समस्याओं से राहत मिल सके। भारत में एमएसएमई रोजगार और उत्पादन के बड़े स्रोत हैं, लेकिन जब ये कंपनियां विदेशों में सामान बेचने की कोशिश करती हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें पूंजी की ऊंची लागत, व्यापार वित्त तक सीमित पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं और नए बाजार में प्रवेश की कठिनाइयां शामिल हैं। सरकार के नए उपाय इन बाधाओं को कम करने के लिए लाए गए हैं। इन प्रावधानों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम साझाकरण तंत्र और ऋण सुविधाएं। सरकार ने ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए विशेष ऋण सुविधाएं शुरू की हैं। इसके तहत प्रत्यक्ष ई कॉमर्स ऋण सुविधा में 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें कि 90% गारंटी होगी। और इसका अर्थ है कि यदि निर्यातक जो है वो ऋण चुकाने में असफल होता है तो अधिकांश जोखिम सरकार वहन करेगी। और इसी प्रकार विदेशी इन्वेंट्री ऋण सुविधा के तहत 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि 75% तक की गारंटी जो है दी जाएगी। दोनों योजनाओं में 2.75% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ऋण सस्ता हो जाएगा। हालांकि प्रति आवेदक 1 वर्ष में 15 लाख तक की सीमा लागू रहेगी। और इस कदम का उद्देश्य निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी की समस्या को कम करना और उनकी लिक्विडिटी को मजबूत करना है। इससे छोटे निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण करने, बड़े ऑर्डर लेने और विदेशी खरीदारों के साथ भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम पहली बार निर्यात करने वालों को भी प्रोत्साहित करेगा और नए बाजारों की खोज को आसान बनाएगा। इसके अलावा सरकार निर्यातकों को विदेशों में गोदाम और पूर्ति अवसंरचना स्थापित करने में भी सहायता देगी। स्वीकृत परियोजना लागत का 30% तक अनुदान दिया जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में तेजी से डिलीवरी और बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। सरकार का ये कदम एमएसएमई को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने, निर्यात बढ़ाने और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को।
न्यूज़ है नेट एफडीआई इनटू इंडिया नेगेटिव फॉर फोर्थ स्ट्रेट मंथ। और ये टॉपिक भी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि नेट एफडीआई की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफडीआई होता क्या है। तो जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर फैक्ट्री लगाती है, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदती है या किसी प्रोजेक्ट में लंबी अवधि के लिए निवेश करती है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई कहा जाता है। अब सकल एफडीआई और शुद्ध एफडीआई में फर्क समझते हैं। तो सकल यानी कि ग्रॉस एफडीआई का मतलब है भारत में कुल कितना पैसा बाहर से आएगा, ठीक है। और शुद्ध एफडीआई का मतलब है कि भारत में आया पैसा माइनस भारत से बाहर गया पैसा। अगर बाहर जाने वाला पैसा ज़्यादा हो जाए तो शुद्ध एफडीआई नकारात्मक हो जाती है। अब खबर को समझते हैं कि खबर क्या कहती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत का एफडीआई जो है, भारत का शुद्ध एफडीआई लगातार चौथे महीने नकारात्मक रहा। इसका मतलब है कि भारत में जितना विदेशी निवेश आया है उससे ज़्यादा पैसा बाहर चला गया है। और दिसंबर में शुद्ध एफडीआई माइनस 1.6 अरब डॉलर रहा। सकल एफडीआई यानी कि भारत में आने वाला कुल निवेश 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक था और दिसंबर 2024 की तुलना में 17.2% ज्यादा था। इस निवेश में सबसे ज्यादा योगदान सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशस का था। कुल निवेश का 80% से अधिक योगदान, अधिक हिस्सा इन्हीं देशों से आया था। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश आया था वो थे परिवहन, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सेवाएं और बिजली या ऊर्जा क्षेत्र। अब सवाल है कि जब निवेश आया तो शुद्ध एफडीआई नकारात्मक क्यों हुआ। तो इसका कारण है आउटफ्लो यानी कि बाहर जाने वाला पैसा। पहला कारण, भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों ने अपने देश में मुनाफा वापस भेजा या निवेश निकाल लिया। दिसंबर 2025 में यह राशि लगभग 7.5 बिलियन डॉलर रही, जो कि जनवरी 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरा कारण क्या है कि भारतीय कंपनियों ने भी विदेशों में ज्यादा निवेश किया। नवंबर में भारतीय कंपनियों ने 2.7 अरब डॉलर का बाहरी निवेश किया, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा था। अब इन दोनों कारणों से भारत से बाहर जाने वाला पैसा भारत में आने वाले निवेश से ज्यादा हो गया और इसलिए शुद्ध एफडीआई नकारात्मक हो गया। भारतीय कंपनियों ने जिन देशों में ज्यादा निवेश किया उनमें सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में उन्होंने निवेश किया वो वित्तीय सेवाएं हैं, बीमा है, व्यावसायिक सेवाएं हैं, थोक या खुदरा व्यापार है, रेस्तरां और होटल है। अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और 50% टैरिफ को लेकर अनिश्चितता थी उस समय, जिससे कि निवेशकों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। दिसंबर 2025 के आंकड़े उस समय के हैं जब इन समझौतों की घोषणा नहीं हुई थी। बाद में जब भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता घोषित हुआ तो निवेशकों का भरोसा बढ़ा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फरवरी में फिर से भारत लौटने लगा। और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारत में विदेशी निवेश आ रहा है और सकल एफडीआई मजबूत है, लेकिन विदेशी कंपनियों द्वारा पैसा ले जाने और भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों में ज्यादा निवेश करने के कारण शुद्ध एफडीआई लगातार 4 महीने से नकारात्मक है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस फुल दिल्ली मेरिट आरआरटीएस कॉरिडोर। और ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली यानी कि आरआरटीएस के पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया और इसके साथ ही मेरठ मेट्रो और नमो भारत सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। ये कॉरिडोर आपको बता दें कि 82 किलोमीटर लंबा है और अब पूरी तरह चालू हो चुका है। और हाल ही में जिन हिस्सों का उद्घाटन हुआ उनमें दिल्ली में सराय काले खान है, न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर का भाग इसमें शामिल है। अब समझते हैं आरआरटीएस होता क्या है। तो आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब ये एक हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन सेवा है जिसे नमो भारत ट्रेन कहा जाता है। इसका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच तेज, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा सुविधा देना है। ये सामान्य मेट्रो से अलग है क्योंकि मेट्रो शहर के भीतर चलती है। आरआरटीएस 2 शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी देता है। और अब मेरठ मेट्रो को भी आरआरटीएस के साथ एकीकृत कर दिया गया यानी कि यात्री एक ही नेटवर्क से शहर के अंदर भी यात्रा कर सकते हैं और सीधे दिल्ली भी जा सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो यह परियोजना विकसित भारत की झलक दिखाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब मेरठ जैसे शहरों से लोग रोजाना दिल्ली आ जा सकते हैं। इससे कई कामगारों और छात्रों को दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परियोजना की खास बात यह है कि सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ में रेलवे स्टेशन, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा
जोड़ा गया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस वे, माल ढुलाई गलियारे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रोजेक्ट मिलकर पूरे एनसीआर क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, समय और धन की बचत करेगा, ट्रैफिक जाम कम करेगा, निजी वाहनों की संख्या घटाएगा, कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस केवल एक ट्रेन परियोजना नहीं है, बल्कि ये दिल्ली एनसीआर को जुड़वा शहर मॉडल की ओर ले जाने वाला एक कदम है और इससे क्षेत्रीय संतुलित विकास, तेज कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण तीनों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, संकल्प योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे अक्टूबर 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। 2, इसका मूल लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार करना था। 3, योजना की अवधि को मार्च 2023 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक किया गया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।